नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होंगे ये हीट चैप्टर के होंगे और कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर आपका इससे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोग को देखनी है। तो सबसे पहली बात देखिए क्या कही गई है, वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो अगर आप जाड़े के सीजन में देखते होंगे कि सभी लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं, मतलब वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं। ठीक है, जब बाहर जाना होता है, जब घर में भी रहते हैं तब भी वुलन क्लोथ्स ही पहनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वुलन क्लोथ्स क्या है, हम लोग को गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। अब यहाँ पर लाइट कलर्ड क्लोथ्स कब पहने आते हैं या कॉटन क्लोथ्स कब पहने आते हैं? जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम लोग को थोड़ी बहुत ठंडक मिलती है, थोड़ा सा हम लोग की बॉडी कूल रहती है। अब इसके बाद बात करी गई है कि जो हम लोग का रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बारे में बताया गया है। टेम्परेचर होता क्या है? तो रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस, या ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, कि बॉडी जो है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको थर्मामीटर कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कहा गया थर्मामीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर। जो थर्मामीटर हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है, उस थर्मामीटर को क्या कहता है? उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। मेनली हम लोग जो घरों में बेसिकली यूज करते हैं थर्मामीटर, वो कैसा थर्मामीटर है? तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसके बाद बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक क्लिनिकल थर्मामीटर बना भी दिया गया, आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पर है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है? तो कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो आप देख सकते हैं ग्लास का बना होता है, ग्लास ट्यूब है, ये लंबी सी ग्लास ट्यूब आपको दिखाई पड़ रही है। इट हैज बल्ब एट वन एंड। तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है। ठीक है, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। और इसी में क्या होता है? मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी, और उसका सिंबल होता है Hg। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। अब इसके बाहर अगर आप देखेंगे तो इसके बाहर क्या है? आपको एक थ्रेड दिखाई पड़ती है, चमकती हुई थ्रेड, वो मरकरी की होती है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर बिट लिटिल, यू विल सी। देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है कि अगर मान लीजिए ये आप लोग को ये जो लाइन दिखाई पड़ रही है मरकरी की, अगर मान लीजिए नहीं दिखती है, तो क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, उसको थोड़ा बहुत घुमाना पड़ता है, और वो हम लोग को दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या यूज होता है थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी यूज होता है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल। हम लोग जो स्केल यूज करते हैं मेनली वो कौन सी स्केल है? सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस एक यूनिट है, याद रखिएगा। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है सेल्सियस में। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो डिग्री सी लिखा जाता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी लिमिट क्या होती है? तो उसकी लिमिट अगर आप देखेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं कि जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करें तो क्या प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए। तो प्रिकॉशंस यहाँ पर मेनली दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। तो देखिए जब आप यूज कर रहे हैं तो उसके पहले भी उसको एक बार धोने की जरूरत है, मतलब पानी से उसको धोने की जरूरत है, और साथ साथ जब आप उसको यूज कर लें तो उसके जब आप रखते हैं तो भी धो के ही रखना जरूरी होता है। और अच्छा ये रहता है कि उसको अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आ जाते हैं वो सब वहीं पे खत्म हो जाएंगे। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको हमने बताया 35 से 42 डिग्री तक वो मेजर कर रहा है। अब जैसे क्या किया आपने, किसी पर्सन का मान लीजिए टेम्परेचर नापा था और वो आ रहा था 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपने क्या किया, सेम एज इट इज उससे दूसरे इंसान का भी टेम्परेचर नापने की कोशिश करी। तो क्या है, उसका जो टेम्परेचर वो 38 पहले से दिखा रहा है। तो अगर आप दूसरे इंसान को नापेंगे और मान लीजिए उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो भी वो 38 ही दिखाएगा। तो इसीलिए बेटर ये रहता है कि पहले उसको वॉश कर लिया जाए, और साथ ही साथ मतलब उसको थोड़ा सा झटका जाए। जो झटकने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब जो मरकरी होती है वो नीचे चली आती है। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। देखिए सामने बिल्कुल रखना पड़ता है, ये नहीं कि ऊपर नीचे आप रख रहे हैं तो आपको सही से जो भी टेम्परेचर होगा सही से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो है क्या कि जब भी आपको मर्करी लेवल चेक करना होता है तो लाइन ऑफ साइट, मतलब जैसे आप सीधे देखते हैं तो सीधे बिल्कुल उसको रखना होता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट में उसको रखना जरूरी है। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। अब देखिए जो थर्मामीटर उसको बहुत केयर के साथ पकड़ना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ये बहुत ही हार्ड होता है।
ठीक है, और अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इसकी मतलब टकराता है तो क्या होता है, ये टूट जाता है, और टूटेगा तो मरकरी बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, जब भी थर्मामीटर से कोई चीज पढ़नी होती है, मतलब जब टेम्परेचर यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, तो करते क्या है, यहाँ पर उंगली रखते हैं इस जगह पे। तो अगर आप बल्ब पे उंगली रखेंगे, जैसे यहाँ पे उंगली रख के अगर आप टेस्ट करेंगे, मतलब हम चेक करेंगे जब आप टेम्परेचर को, तो क्या होगा, यही जो है, ये जो बल्ब है यही मेजर करता है आपके टेम्परेचर को, तो ये आपके हैंड का टेम्परेचर मेजर कर देगा और यहाँ पर जो रीडिंग आई थी उसको चेंज कर देगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप इसको होल्ड करेंगे इस जगह पे, आपको बल्ब को होल्ड नहीं करना, ये आप याद रखिएगा जब भी मेजरमेंट किया जाता है। प्रोसीजर ऑफ यूजिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर को यूज करते समय प्रोसीजर क्या फॉलो करना चाहिए, तो भी आपको पता है, थर्मामीटर को पहले धो देना चाहिए, अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो तो आप उसी को प्रेफर करिए। इसके बाद क्या कहा गया है, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग, मतलब थोड़े झटके देने चाहिए जिससे जो मरकरी का लेवल है वो नीचे पहुंच सके, 35 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाए, ठीक है। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब देखिए कैसे मेजर किया जाएगा, बच्चों का अगर देखेंगे तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका टंग में नहीं रखा जाता, उनका अगर आप देखेंगे तो हाथ के नीचे रखा जाता है, जिससे वहां का भी टेम्परेचर मिल जाता है। और जब कोई बड़ा होता है, मतलब जो एडल्ट लोग होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, जबान के नीचे रख दिया जाता है, मतलब टंग के नीचे थर्मामीटर को लगाया जाता है, मेनली बल्ब को। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट तक रखे रहना है, और उसके बाद क्या है कि थर्मामीटर को बाहर निकालना है और उसके बाद रीडिंग को नोट करना है। रीडिंग कैसे नोट करनी है हमने आपको बता दिया अभी। अब यही जो टेम्परेचर आएगा यही आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा, कौन सी यूनिट में होगा, तो डिग्री सेल्सियस में होगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का है वो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ये याद रखिएगा, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट ना बोल दीजिएगा, फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में क्या होता है, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बात करी गई है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हर पर्सन की बॉडी अलग तरीके की होती है, तो जरूरी नहीं कि सारे पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो, कुछ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम भी हो सकता है और कुछ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है 37 से। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। अब ऐसा नहीं होगा किसी का टेम्परेचर 42 डिग्री हो जाएगा, 42 हो जाएगा, या किसी का 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं है। डिफरेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी का 36.4 होगा तो किसी का 37.5 होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब है क्या, मतलब जो हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस बताते हैं तो वो एक नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर है, एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, या कह सकते हैं जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं तो ज्यादातर हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मिलता है। इसके बाद कहा गया है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ये आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे 7th क्लास का वीडियो, मान लिया आप 7th क्लास में ही हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग ने क्लिनिकल थर्मामीटर लिया और क्या किया, पानी को गर्म किया। अब पानी को जब आपने गर्म किया तो हो सकता है इस गर्म पानी का टेम्परेचर हो गया हो 70 डिग्री सेल्सियस। अब आप जब अपने थर्मामीटर को इसमें डाल देंगे, मतलब टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट क्या थी, 42 डिग्री सेल्सियस थी, और आप मेजर कितना कर रहे हैं, 70। तो हो सकता है जो मरकरी है वो ब्रेक भी कर जाए तो दिक्कत हो सकती है, वो सब करना नहीं है। इसके बाद आते हैं टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे तो ये 35 डिग्री से कम नहीं हो सकता, और 40 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में, थर्मामीटर की रेंज बात हो रही है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है जो नहीं करना है। डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपको क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं करना होता, ये याद रखिएगा। और मेनली क्या करते हैं लोग, जैसे सन में चले जाएंगे, फ्लेम के पास चले, जैसे आग जल रही तो उसके पास थर्मामीटर लगा दिया, तो क्या होता है, वो ब्रेक हो सकता है। ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपको इतना शौक है कि टेम्परेचर मेजर करना है वाटर का, गर्म करने के बाद पानी टेम्परेचर क्या हो गया, तो उसके लिए एक और थर्मामीटर दिया गया है जिसको कहा गया लैब थर्मामीटर या लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसका जो रेंज होती है, इसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा होती है, -10, मतलब ये निगेटिव में भी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, बर्फ का टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है, और -10 से कहां तक जाएगी, 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज होगी। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होगा स्टीम बनने लग जाती है, भाप बनने लग जाती है, ठीक है। तो अगर आपको स्टीम का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो भी आप यहाँ पर मेजर
कर सकते हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लैब थर्मोमीटर, देखिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए प्रिकॉशन लिए गए वो यहाँ पर भी प्रिकॉशन लेने हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले में कहा गया शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। आप देख सकते हैं जब भी थर्मामीटर से मेजरमेंट हो रहा है तो बिल्कुल सीधे रखा गया है, क्लिनिकल थर्मामीटर को टेढ़ा नहीं किया गया, ऐसे नहीं रख दिया गया या ऐसे नहीं पकड़ा गया है, बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा गया है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पता होनी चाहिए कि किस तरीके से, मतलब बिल्कुल टिल्टेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपराइट होना चाहिए। ठीक है। बल्ब शुड नॉट बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच, मतलब बल्ब जो है वो जिस सब्सटेंस का हम लोग को टेम्परेचर मेजर करना उससे पूरा सराउंडेड होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि डू नॉट टच द सरफेस ऑफ द, जो बल्ब है यहाँ पर, जो हम लोग ने मेनली सिल्वर कलर का बल्ब देखा था, वो कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। किसके कांटेक्ट में? जिसका टेम्परेचर मेजर करना उसके कांटेक्ट, मतलब वाटर के कांटेक्ट में तो होना चाहिए, लेकिन नीचे जो ग्लास है उसके कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लास के कांटेक्ट में होगा तो वो ग्लास का टेम्परेचर देने लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर किंक की बात करी गई। किंक क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ किंक? तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर किंक दिया गया है, इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो देखिए मर्करी लेवल जो है, आप देखते होंगे जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर मेजर किया, तो जैसे मान लीजिए रीडिंग यहाँ तक आ रही थी तो यहीं पे आके वो रुकी रहेगी, ऐसा नहीं होगा अगर आपने मान लीजिए पानी से उसको निकाल दिया तो अपने आप से नीचे चली जाए। वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि यहाँ पर एक किंक है, और ये किंक क्या करता है कि अपने आप से लिक्विड जो मर्करी फॉल होती है उसको अवॉइड करता है, मतलब रोकता है कि मरकरी नीचे अपने आप से फॉल ना हो पाए। उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, थोड़ा सा जर्क देना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अभी हमने आपको 2 टाइप बताए, मेनली आपको क्या क्या बताया, तो आपको हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर बताया और साथ ही साथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर बताया। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको कोई और थर्मोमीटर पता हो जिससे आपका मेजरमेंट होता हो टेम्परेचर का, उस थर्मोमीटर के बारे में आप बताइएगा। इस समय मेनली जो थर्मोमीटर चलते हैं वो सेंसर बेस्ड होते हैं। कैसे हैं? सेंसर बेस्ड हैं। ठीक है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। जैसे आप लोग ने कई बार देखा होगा न्यूज में क्या होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर बताया जाता है, जैसे मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस, और एक मिनिमम टेम्परेचर बताया जाता है, जैसे मान लिया मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डे का है, ठीक है, किसी जगह का एक पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर है ये। अब ये जो टेम्परेचर है किससे बताया गया? तो ना ये क्लिनिकल से बताया गया, ना ये लैब थर्मोमीटर से बताया गया। किससे बताया गया? उस मतलब थर्मोमीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये अलग तरीके का थर्मोमीटर है, इससे मेनली जो भी वेदर होता है उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जो भी क्लाइमेट है, जो भी वेदर है, उसका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थर्मोमीटर है वो डिजिटल थर्मोमीटर है, इसमें डिजिट्स आ रही हैं। ठीक है। और मेनली इसमें क्या यूज होता है? सेंसर्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है। मरकरी नहीं यूज होता, क्योंकि मरकरी क्या है? मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और जब ये निकलता है तो इसको डिस्पोज करना, मतलब जब ये कह सकते हैं कि जब ये खराब हो जाता है थर्मोमीटर, तो इस मरकरी को डिस्पोज करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, या अगर मान लिया टूट जाता है तो मरकरी निकल आती है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वो हम लोग के मुंह के अंदर चली गई, नाक में चली गई, तो वो नुकसान भी कर सकती है, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल, और इस समय कैसे थर्मोमीटर अवेलेबल है? डिजिटल थर्मोमीटर अवेलेबल है, और उसमें मेनली हमने आपको बताया क्या होते हैं? सेंसर्स होते हैं। ठीक है। और उसमें मरकरी नहीं होती है। तो ये तो बात हम लोग ने करी थर्मोमीटर की, टेम्परेचर की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ट्रांसफर ऑफ हीट की, कि जो हीट होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर का मतलब मूव कैसे करती है। ठीक है। तो याद रखिएगा जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और किधर की ओर जाता है? कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। ये आप लोग ने एक्टिविटी देखी होगी, बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है। तो इसमें क्या किया गया है, एक आयरन की रॉड ली गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर लगा दिए गए हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मोम है। ठीक है। मोम यहाँ पर चिपका दिया गया है, और यहाँ एक तरफ क्या कर रहे हैं? मोमबत्ती से इस आयरन रॉड को गर्म कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हीट है वो इस पॉइंट से आगे की ओर बढ़ रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो पहले यहाँ की मोम पिघलेगी, फिर यहाँ की पिघलेगी, फिर यहाँ की पिघलेगी, फिर यहाँ की पिघलेगी, फिर यहाँ पिघलेगी। इसका मतलब क्या बता रहा है कि जो हीट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रही है, मतलब फ्लो कर रही है। तो ये कैसा था? ये हॉट था। ठीक है। और ये पोर्शन कैसा है? कोल्ड है। तो हॉट से किधर की ओर मूव कर रही है? कोल्ड की तरफ मूव कर रही है। वही बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 प्रोसेस होते हैं या 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के, जिसमें पहला मोड क्या है?
कंडक्शन है। अब कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट में जब हीट का ट्रांसफर हॉट एंड से किधर की ओर होता है? कोल्ड एंड की ओर होता है, तो उसको क्या कहता है? कंडक्शन कहा जाता है। अब अगर कंडक्शन देखेंगे तो मेनली होता किस में है? तो ये सॉलिड्स में होता है। ठीक है, तो सॉलिड में अगर आप कंडक्शन देखेंगे तो कौन मतलब किस तरीके का हीट ट्रांसफर है? तो कंडक्शन होता है सॉलिड में। इसके बाद दो चीजों के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ कहा गया द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली। तो देखिए ऐसे मटेरियल जिसमें हीट आसानी से पास हो सकती है उसको क्या कहता है? कंडक्टर कहा जाता है। और कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब क्या है? कंडक्टर हैं। कंडक्टर का मतलब हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट इसमें से आसानी से पास हो सकती है। लेकिन कुछ आपको ऐसे मटेरियल भी मिलेंगे जिसमें हीट पास नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब जो जिसमें हीट आसानी से पास नहीं हो पाती है, विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इजिली, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर कहते हैं। और पुअर कंडक्टर को एक और नाम दिया गया है इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में अगर आप देखेंगे तो अच्छा एग्जांपल क्या है? तो प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, तो ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। अब जैसे आप देखते होंगे जो स्विच बनाए जाते हैं, ठीक है, स्विच होते हैं वो किसके होते हैं? वो प्लास्टिक के ही तो होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, तो स्विच जो है वो किसका है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। लेकिन वायर किसका बनाया जाता है? वायर बनाया जाता है मेटल का, जैसे आयरन का बनाया जाएगा, कॉपर का बनाया जाएगा, तो ये मेटल का बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वायर में हम लोग को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कन्वेक्शन की, कि कन्वेक्शन क्या होता है। तो जैसे कंडक्शन आपको बताया, तो कंडक्शन एक ऐसा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस था जो किस में हो रहा था? सॉलिड में हो रहा था। कन्वेक्शन किस में होता है? तो कन्वेक्शन होता है लिक्विड में या गैस में, दोनों में होता है। ठीक है, तो वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो आपको पता होगा कि वाटर और एयर जो है वो कैसे कंडक्टर्स हैं? पुअर कंडक्टर हैं किसके? हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दो सब्सटेंस। तो किस तरीके से जो हीट ट्रांसफर होता है वो वाटर और मतलब एयर में हो पाएगा। ठीक है, तो वाटर और एयर कैसे कंडक्टर्स थे? पुअर कंडक्टर थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, कैसे हीट ट्रांसफर होता है वही बात यहाँ पर कही गई है। तो जो ट्रांसफर का प्रोसेस है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। When water is heated, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? हम लोग ने एक वाटर लिया है बीकर में, ठीक है, और इसके बाद ये आप थोड़ा सा पिंक कलर का सब्सटेंस देख सकते हैं, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को बीच में यहाँ पर रख दिया गया था, और नीचे से जब फ्लेम चालू करी गई, आग जब जलाई गई, तो क्या हुआ कि यहाँ से आप क्या मतलब ऑब्जर्वेशन ये देखेंगे कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये धीरे धीरे करके घुलने लग जा रहा है और इधर बिखर रहा है। ठीक है, सीधे बिखरेगा, सीधे जाएगा और एक तरफ से वापस भी आएगा ऐसे करके। ठीक है, अब होता क्या है? तो यही हम लोग क्या कह सकते हैं? कन्वेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही बात कही गई है, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो देखिए जब वाटर को हीट किया गया तो यहाँ जो आसपास था पानी ये गर्म हो गया, और गर्म होके किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा इसका मतलब किसको साथ में लेके जाएगा? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो था उसको भी साथ में ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, द हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स। अब यहाँ पे जो वाटर है साइड में, तो साइड में पानी कैसा है? यहाँ पे तो अभी हीट पहुंची नहीं, तो साइड का पानी ठंडा होगा। तो जब यहाँ से गर्म पानी ऊपर चला गया तो क्या होगा? साइड का जो ठंडा पानी है वो इसकी जगह लेने ऐसे करके चला आएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहता है? कन्वेक्शन कहा जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। तो वही हमने आपको बताया कि जैसे ये यहाँ पहुंचा तो फिर अब ये गर्म होने लग जाएगा, तो ये ऊपर जाने लग जाएगा, फिर यहाँ पर जो ठंडा पानी होगा वो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तो जैसे पानी ऊपर गया, साइड का पानी इधर आया, फिर ये गर्म हुआ, फिर ये ऊपर चला गया, फिर और साइड का पानी ऐसे आ गया। तो इस तरीके से पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। इसी साइकिल को क्या कहता है? कन्वेक्शन कहा जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर ग्लास गेट्स हीट। मतलब जैसे ये कब तक कंटिन्यू होता रहेगा? जब तक ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो ये ना सोचिएगा कि अचानक से पूरा पानी एक साथ में गर्म होता है, नहीं। पहले जो वो पोर्शन गर्म होता है जो इसके पास में है, फिर साइड वाले पोर्शन का जो पानी है वो इसकी तरफ आएगा तो वो गर्म होगा, फिर जो पानी अभी गर्म नहीं हुआ वो आएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठेगा, फिर दूसरा पानी आएगा, ऐसे ऐसे करके पूरी लेयर्स एक एक, एक करके आती रहती है, गर्म होती रहती है, और अल्टीमेटली पूरा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन कहा जाता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि लिक्विड में हो रहा था, सेम उसी तरीके से किस में होता है? एयर में भी होता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। अब आप जैसे देखेंगे तो स्मोक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ आग लगाई गई, तो आग जब लगाते हैं तो क्या होता है? जो धुआं होता है किधर जाता है? ऊपर जाता है ना। अब जब धुआं ऊपर गया तो क्या होता है? साइड की जो एयर होती है, साइड में जो एयर है वो ठंडी है, तो वो इसकी जगह लेने के लिए चली आती है, इस
पोर्शन में वो अपनी जगह बनाने के लिए चली आती है। ठीक है, फिर ये गर्म हो जाएगी साइड वाली एयर, तो ये ऊपर चली आएगी तो दूसरी एयर आ जाएगी, तो ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, इसीलिए पूरे आसपास के इलाके में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। तो आपको ये पूरी कहानी हमने बताई। इसके बाद आते हैं अब ये जो फिनोमिना है, ये जो हमने आपको पूरा फिनोमिना बताया कन्वेक्शन का, सबसे अच्छा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, तो ये है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में। ठीक है, तो मेनली जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनको ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, अब होता क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, ड्यूरिंग द डे, अब दोपहर के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये जो लैंड है ये बहुत जल्दी गर्म हो गया। अब जब ये गर्म हुआ तो हुआ क्या, यहाँ पर जितनी भी एयर है वो तुरंत ऊपर उठ के भागेगी। अब जब ये ऊपर उठ के भागी, गर्म होके ऊपर उठेगी और ऊपर भागी, तो क्या होगा, जो ओशन था, ओशन के ऊपर जो एयर थी वो ठंडी एयर थी, तो वो तो नीचे ही थी। तो जब उसने देखा कि यहाँ से एयर चली गई, तो ये ओशन से एयर जो है वो किसकी तरफ भागी, ये ठंडी एयर किसकी तरफ भागी, लैंड की तरफ भागी, जिसकी वजह से कोल्ड विंड देखने को मिलती है दोपहर के टाइम पे। कहां पर, कोस्टल एरियाज में। इसीलिए देखेंगे आप कि दोपहर में वहां पर लोग जाते हैं ठंडी हवा खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, तो ये राइज हुई। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश टुवर्ड्स द लैंड, और जो कूलर एयर थी सी से वो किधर की ओर भागी, लैंड की तरफ भागी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, और वार्म एयर जो थी लैंड की तरफ वो किधर की ओर भागी, समुद्र की तरफ भागी। और इस तरीके से पूरी साइकिल क्या होती रही, कंप्लीट होती रही, और ये साइकिल लगातार चलती रही थी, और इसी को क्या कहता है, सी ब्रीज कहा जाता है। और रात में जो है वो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। रात में क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया दिन में क्या था कि ये जो मतलब लैंड था ये ज्यादा गर्म था, और यहाँ पर क्या है, मतलब रात में अगर देखेंगे तो दिन में आपने देखा कि लैंड गर्म हो गया था, तो यहाँ से ऊपर हवा चली गई गर्म वाली, और ठंडी हवा जो थी वो सी से किधर की ओर आ गई, समुद्र से वो लैंड की तरफ आ गई। लेकिन अगर आप रात में देखेंगे, रात में प्रोसेस बदल जाता है। रात में क्या होता है, तो अब देखिए रात में कहा गया है टू रिसीव द, देखिए हमने आपको बताया अभी सी ब्रीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लैंड ब्रीज की। अब सी ब्रीज आपने देखा, सी ब्रीज में क्या हो रहा था, जो हवा थी ठंडी हवा वो किधर से आ रही थी, तो सी से किसकी तरफ आ रही थी, लैंड की तरफ, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में उल्टा होगा, लैंड ब्रीज में क्या होगा कि लैंड से जो हवा है वो किधर की ओर जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी। अब ये हो ऐसा क्यों रहा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और थोड़ी सी बताई गई है, क्योंकि कोई भी चीज हमको छोड़नी नहीं है, तो यहाँ पर कहा गया है टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज। अब देखिए रात में आपको पता चला कि जो, मतलब दोपहर में आपको पता चला कि जो ठंडी हवा है वो किधर की ओर आ रही, लैंड की तरफ, और लैंड में ही लोग रहते हैं। तो क्या करेंगे कि जो भी लोग कोस्टल एरियाज पे रहते हैं वो अपनी खिड़की किसकी तरफ बनाएंगे, समुद्र की तरफ फेस करके बनाएंगे, जिससे ठंडी हवा उनके कमरे में चली जाए। अब रात में क्या होता है, रात में बिल्कुल रिवर्स होता है। तो वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, मतलब वाटर अभी भी क्या है, गर्म है, वाटर जो है वो ठंडे होने में टाइम लगता है। इसका मतलब एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वाटर कैसा है, हॉट है। अब वाटर मान लीजिए इधर था, वाटर था, और ये आपका था लैंड। ठीक है, ये लैंड है, ये वाटर है। ठीक है, वाटर है आपका। अब वाटर गर्म है, इसका मतलब इसकी जो हवा है वो कैसी है, गर्म है, तो ये ऊपर उठ रही होगी, और यहाँ की हवा कैसी थी, ठंडी थी, तो ये हवा किधर की ओर अब आ जाएगी, तो लैंड से जो ठंडी हवा है वो अब वाटर की तरफ चली आती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, और इसको क्या कहता है, लैंड ब्रीज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रीज का नाम किस पे डिपेंड करता है कि हवा कहाँ से आ रही है। अगर हवा सी से, ठीक है, अगर हवा सी से लैंड की तरफ आ रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सी ब्रीज। कहाँ से स्टार्ट हुई, जहां से स्टार्ट होगी वहां से हम लोग उसका नाम रखते हैं। अब अगर मान लीजिए हवा जो है वो किधर से, लैंड से आ रही है, किसकी तरफ, सी की तरफ, उसको क्या बोला जाएगा, लैंड ब्रीज बोला जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट जो है मोड ऑफ कंडक्शन है, वो है रेडिएशन। अभी हम लोग ने कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, तीसरा पॉइंट है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग सूरज में बाहर निकलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बाहर कमरे के निकले, घर से बाहर निकले, और देखा कि बहुत ज्यादा तेज धूप थी, तो बहुत तेज धूप दिखाई पड़ी, तो हम लोग को बहुत गर्मी लगती है। क्यों गर्मी लग रही है, तो देखिए इसके पीछे ना ही कंडक्शन है और ना ही कन्वेक्शन है, क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, तो हम तक जो सन की रेस पहुंच रही है वो क्या कर रही है, रेडिएशन की वजह से हम लोग को हीट अप कर रही हैं। ठीक है, तो ये वही कहा गया, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो मतलब ये कहा गया कि जो कंडक्शन है और कन्वेक्शन है वो सन की रेज हम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कह सकते हैं कि जो हीट हम लोग को सन से मिलती है वो ना ही कंडक्शन से मिलती है और ना ही वो कन्वेक्शन से मिलती है। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और ये छोटा सा क्या है, अर्थ है। अब
है क्या कि यहाँ पर बहुत सारी आपको स्पेस ऐसी मिलेंगी जिसमें कोई एयर का मीडियम है ही नहीं। वाटर तो बहुत दूर की बात हो गई, एयर भी सोचिए नहीं है। अब आपको बताया अभी हमने कन्वेक्शन में कि कन्वेक्शन में किसकी जरूरत होती है, या तो एयर होना चाहिए और या तो लिक्विड होना चाहिए। अब कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ना एयर थी ना लिक्विड थी, तो कन्वेक्शन भी नहीं हो पाएगा। और रेडिएशन के लिए क्या चाहिए होता है, सॉलिड। तो यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्टिंग वायर तो है नहीं कि पूरी की पूरी हीट यहाँ तक पहुंचा देगा अर्थ तक। तो कहीं ना रेडिएशन हो, ना कंडक्शन हो सकता है और ना ही कन्वेक्शन हो सकता है। तो बचा क्या, बचा हमारे पास रेडिएशन। तो हम लोग को जो हीट मिलती है वो किससे मिलती है, रेडिएशन से। तो हमको ये पता चला रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर का मीडियम होता है जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ना ही हमको सॉलिड चाहिए, ना हमको लिक्विड चाहिए, ना हमको गैस मीडियम चाहिए। कोई मीडियम अगर नहीं भी होगा तो भी हीट ट्रांसफर होगी, और इस हीट ट्रांसफर को क्या कहेंगे, रेडिएशन। और रेडिएशन में एक चीज याद रखिएगा, फास्टेस्ट होता है ये। ठीक है, अगर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में पूछा जाए सबसे तेजी से कौन सा होता है, तो आप कहेंगे रेडिएशन। क्यों, क्योंकि ये किस स्पीड से होगा, तो लाइट की स्पीड से होगा। और लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे तेज स्पीड है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। तो अगर प्रेजेंट है तो भी हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट है तो भी हो जाएगा। व्हेन वी सीट इन द फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, तो जैसे हम लोग रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो क्या होता है, हमको हीट मिलती है। तो अब उसमें अगर आप देखेंगे रूम हीटर के सामने अगर आप बैठे हैं, मान लीजिए रूम हीटर है या आप बैठे हुए हैं, तो आसपास तो एयर है। तो इसका मतलब कन्वेक्शन भी हो सकता था, लेकिन कन्वेक्शन के साथ साथ जो हीट हमको मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है, रेडिएशन की वजह से भी मिल रही है। तो जरूरी नहीं कि रेडिएशन में मीडियम का होना हो। तो अगर नहीं भी है रेडिएशन में मीडियम तो भी रेडिएशन हो जाएगा। तो मीडियम की आवश्यकता नहीं भी है और अगर है तो भी रेडिएशन हो जाता है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as the heat transfer to the surrounding by the radiation। अब जैसे हॉट यूटेंसिल है, ठीक है, उसको अगर मान लीजिए आपने फ्लेम से हटा दिया, मतलब जो गैस जल रही थी उससे हटा दिया, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके क्या करती है, अपने हीट को रेडिएट कर देती है। ठीक है, हम लोग की बॉडी भी सेम वही काम करती है, जैसे वो क्या करती है, सराउंडिंग्स को हीट दे देती है। ठीक है, एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय द रेडिएशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ जैसे हम लोग की मान लीजिए बॉडी है, तो हम लोग की बॉडी का अगर टेम्परेचर मान लीजिए है 40 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, हम लोग की बॉडी से हीट बाहर निकलने लग जाएगी और एटमॉस्फेयर में जाने लग जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर कितना था, बॉडी का टेम्परेचर हालांकि हमेशा सेम ही रहता है, मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए ज्यादा है, तो हम लोग की बॉडी में हीट जाने लग जाती है। ठीक है, तो जो हम लोग की बॉडी में हीट घुसती है वो बाय रेडिएशन प्रोसेस वो अंदर जा पाती है। लेकिन हम लोग की बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बराबर बना रहता है। इसके बाद कहा गया है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। तो कोई भी गर्म बॉडी होगी तो वो हीट रेडिएट जरूर करेगी। अब आप सोचिए सन है तो सन भी तो हॉट है, और सन हॉट है इसीलिए वो क्या कर रहा है, हीट रेडिएट कर रहा है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। अब जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहाँ से हीट आ रही थी, रेडिएशन वाली हीट आ रही थी यहाँ से, तो क्या होगा, कुछ पार्ट क्या होगा इस हीट का, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन पार्ट याद रखिएगा कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अब अगर पूछा जाए जो बॉडी है ये गर्म किस पार्ट से हो रही है, क्या रिफ्लेक्टेड पार्ट से गर्म हो रही है, तो गलत है। क्या ट्रांसमिटेड पार्ट से गलत हो रही है, तो ये भी गलत है। जो हीट का पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है उससे बॉडी क्या होती है, उससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और बात यहाँ पर करी गई, उसको भी देख लेते हैं। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। तो हम लोग को अगर अपना जो घर है उसको गर्म रखना होता है तो क्या करते हैं, हम लोग कोल यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। इट इज पॉसिबल। अब देखिए एक और चीज क्या है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि बिल्डिंग्स को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए कि ना बहुत ज्यादा हीट बाहर जा पाए, ना बहुत ज्यादा हीट अंदर आ पाए। ठीक है, मतलब बाहर भी ना निकल पाए और अंदर भी ना आ पाए, क्योंकि जिस तरीके का आपका मौसम है उस तरीके से वो आपकी बिल्डिंग बनी रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर क्या किया, अगर मान लीजिए बहुत ठंडा है बाहर, मतलब ये जो मौसम है बहुत ठंडक है बाहर, तो आप क्या चाहेंगे कि बाहर से कोई भी हीट, मतलब अंदर वाली जो भी हीट है वो बाहर ना निकल पाए। अब इसके लिए करना क्या पड़ता है, इसके लिए आपको कुछ ऐसे ब्रिक्स बनाने पड़ते हैं जिसके बीच में क्या हो, स्पेस एम्प्टी हो। अब क्योंकि स्पेस होगी तो इसके अंदर क्या भर जाएगी, एयर भर जाएगी, और एयर है क्या,
क्या पुअर कंडक्टर है, तो वो हीट को बाहर निकलने नहीं देगा। और अगर मान लीजिए सूरज बहुत तेज उग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बाहर का, तो क्या है, अगर हीट अंदर आना चाहेगी तो वो अंदर भी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में आपको क्या मिल रही है, एयर मिल रही है, जो उसको रेजिस्ट कर देगी अंदर आने से। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। तो गर्मियों में क्या कहा जाता है कि व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए या हल्के कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, और डार्क कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए किसमें, विंटर में। तो विंटर में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया? तो देखिए डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं, जैसे काले कपड़े हो गए और थोड़े से गाढ़े कपड़े हो गए, ठीक है, भूरे कपड़े हो गए, ये सब क्या करते हैं, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में, तो वो क्या होंगे, हम लोग वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाहर की हीट को, हम लोग की बॉडी को गर्म रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब गर्मी पड़ती है तो क्या करते हैं हम लोग, तो गर्मी में अगर मान लीजिए आपने काले कपड़े पहन लिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और इसने क्या किया, काला कपड़ा मान लीजिए पहन लिया, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो क्या होने वाला है, सारी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट इसकी बॉडी क्या कर लेगी, इसके कपड़े एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसकी बॉडी गर्म हो जाएगी और ये परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब लाइट अगर इस पे पड़ती है तो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब हीट को एब्जॉर्ब ना करके क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और अगर हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो इसकी बॉडी क्या बनी रहेगी, ठंडी बनी रहेगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं वुलन क्लॉथ्स की बात करी गई है। जो गर्म कपड़े होते हैं वो मेनली किसके बने होते हैं, ऊन के बने होते हैं। ठीक है, और ये हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसमें, विंटर्स में। अब विंटर में क्या है, हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वुल जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वुल फाइबर, अगर आप ऊन देखेंगे तो ऊन में क्या है, एयर ट्रैप रहती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या रहती है, एयर पहले से ही ट्रैप रहती है। अब यही एयर क्या करती है, हम लोग की बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देती। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, और इसने मान लीजिए क्या करा, ऊन के कपड़े पहन लिए। अब ऊन के कपड़े में क्या है कि बीच बीच में एयर यहाँ पर भरी हुई है। अब जब एयर यहाँ भर गई तो क्या है कि इस बॉडी से जब हीट निकलने की कोशिश करेगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी, उतने में ही बंधी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर की लाइनिंग आ चुकी है। ठीक है, इसीलिए देखिए एक और बात कही जाती है कि जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा जाड़ा पड़ रहा है तो क्या करिए, एक जैकेट ना पहनिए, 2 स्वेटर पहन लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 स्वेटर जब आप पहनेंगे तो जो एयर होगी वो यहाँ ज्यादा बढ़ जाएगी, और एयर जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि हीट आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, और मेनली अगर आप देखेंगे तो जैकेट्स में फर वर भी इसीलिए लगाया जाता है कि वो एयर को ट्रैप कर सके। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का पूछा आएगा तो अब आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर था इस चैप्टर का, जो कहीं ना कहीं आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।